हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम्स यूट्यूब चैनल। दोपहर के 2 बज चुके हैं और हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और धमाकेदार सेशन के साथ। तो जितने लोग चैनल पे नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सकें। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार एम्बाइब अचीव डिफेंस पर। तो हाउस द जोश ऑफिसर्स, जल्दी जल्दी आओ यार, बहुत शानदार क्लास होने वाली है। हाय सैम शॉट गेमिंग, बहुत बहुत स्वागत है। जसगीर सिंह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जल्दी जल्दी सब लोग मुझे कमेंट करके बताइए कैप्टन आकाश कि आप लोग को मेरी आवाज और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। कोई प्रॉब्लम तो आपको फेस नहीं हो रही है? अगर हो रही है तो जल्दी से मुझे बता जरूर दीजिएगा। ठीक है, जल्दी बताओ बेटा। तो भाई सीडीएस 2023 खत्म हो चुका है, सीएपीएफ 2023 खत्म हो चुका है, एनडीए 2023 खत्म हो चुका है। जो बीत गया सो बीत गया, कहते हैं ना बेटा, जो निकल गया सो निकल गया। अब कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जिन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है 2023 में, उन सबको मेरी तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं। लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, उनके लिए कोई दुनिया का अंत नहीं हो गया बेटा। पूरा 2024 बचा और 2024 में आपके डिफेंस में भर के एग्जाम होने वाले हैं। 2 मौके मिलेंगे सीडीएस में, 2 मौके मिलेंगे एनडीए में, 1 मौका मिलेगा सीएपीएफ में, 2 मौके मिलेंगे आपको एफकैट के। टोटल 7 मौके हैं आपके पास 2024 में भारतीय सेना में प्रवेश पाने के लिए। तो भाई साहब तैयार हो जाओ। हालांकि जो +2 वाले हैं उनको तो 2 ही मौके मिलेंगे क्योंकि उनके लिए सिर्फ एनडीए है, लेकिन ग्रेजुएशन वाले आप लोग के लिए 5 मौके हैं। 2 सीडीएस, 2 एफकैट और 1 सीएपीएफ। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सब लोग बताइए कि कौन कौन आ चुका है ताकि हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। भाई देखो, मैंने पिछले हफ्ते जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर और टेलीग्राम पर जो है एक पोल कराया था। उस पोल में मैंने ये पूछा था कि आप लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी कहां पर है, किस सब्जेक्ट में है और किस तरह की क्लासेस आपको चाहिए। तो आप लोगों ने बताया कि सर हमें एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इतिहास में है, हिस्ट्री से क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं और हमें हिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है। ये बड़ी परेशानी क्या है? सर सीडीएस 1 2024 की एग्जाम डेट क्या है बेटा? अप्रैल में है। ठीक है, अप्रैल 2024 में पेपर है कैप्टन आकाश साहब। ठीक है, तो आप लोगों ने पहली चीज मुझे कही कि सर हिस्ट्री में परेशानी है। दूसरी परेशानी आप लोगों ने ये बताई मुझे कि सर हमें कंसेप्ट की बहुत ज्यादा कमी है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो हिस्ट्री भी लो और कंसेप्ट भी लो। तो मैं क्या किया कि मैंने आप लोगों के लिए जो रेजिमेंट सीरीज है, आपको मालूम है रेजिमेंट सीरीज ये हमारे यूट्यूब पर चलती है 2 घंटे के लिए, दोपहर को 2 से 4 बजे के बीच में, जहां पर हफ्ते के हर दिन आपको एक बड़ा कंसेप्ट पढ़ाते हैं। मतलब एक दिन इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, 2 दिन जीएस होती है, एक दिन साइंस होती है, एक दिन मैथ्स होती है। तो आपको पूरे हफ्ते की यहाँ पे तैयारी हम करा रहे हैं। ठीक है, तो आज मेरी क्लास हमेशा वेडनेसडे को होगी, याद रखिएगा। मेरी क्लास होगी वेडनेसडे 2 PM पर, और क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा। जैसे इस बार मेरा टॉपिक जो है वो है भैया आपका इंडस वैली का सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। मतलब आज ये टॉपिक उठाएंगे, खत्म करेंगे, बस्ते में डालेंगे और दोबारा इस टॉपिक को कभी उठाने की आवश्यकता ना पड़े, ऐसा करके जाएंगे। ठीक है, तो भैया आज ये टॉपिक खत्म करना है, जड़ से खत्म करना है, ताकि जो भी आपके डाउट्स हों इस टॉपिक से रिलेटेड वो आज के बाद कभी भी ना हो। ठीक है, तो हम ये इंश्योर करेंगे कि ये पूरा टॉपिक आज आपको तटस्थ करा दे। मतलब देखो, मैंने कोशिश ये करना है कि आपको पूरा एंशिएंट हिस्ट्री में करा दूं ताकि जहां पर आप फंस रहे हैं, जो परेशानियां आपको आ रही हैं वो परेशानियां आपको ना आए। ठीक है बेटा, इसके बाद अभी तक आप लोगों ने अगर एम्बाइब की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो भैया एक बार आप लोगों से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि एम्बाइब की ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। एम्बाइब की ऐप प्ले स्टोर और आईओ स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। आप अपने डाउट्स हमसे सीधे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है हमारा एम्बाइब अचीव डिफेंस, वहां पर जुड़िए, हर एक चीज कराई जाएगी। डीपी के प्रधान, सर मेरा बीएससी सेकंड ईयर है, कैन आई एलिजिबल फॉर सीडीएस 2024? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डीपी के प्रधान, प्रधान साहब देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आपके सीडीएस के एग्जाम में जो है ना वो अटेम्प्ट नहीं गिने जाते हैं, पहली चीज। ठीक है, हाँ जी, तो आपके सीडीएस के एग्जाम में बेटा अटेम्प्ट्स नहीं गिने जाते हैं। तो इसलिए आप सेकंड ईयर में भी हैं तो जाकर दे आओ यार, कम से कम मालूम तो चले कि हम कितने पानी में हैं। 70 नंबर आते हैं, 80 नंबर आते हैं, 90 नंबर आते हैं, 50 नंबर आते हैं, कितने आते हैं वो देखा जाए तो। ठीक है, एलिजिबल आप फाइनल ईयर में होंगे तभी हो सकते हैं बेटा। ठीक है,
जी हाँ, रिजू साउंड कम है क्या? आप लोग मुझे बताइए, क्या साउंड कम है या साउंड परफेक्ट है, जरा बताइएगा। तो हम लोग कंसेप्चुअल आज तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, तो आज हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। नाम को समझो बेटा, इंडस। जाहिर सी बात है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, तो पहली चीज ये है कि ये सिविलाइजेशन कहां पर थी? इंडस की वैली में थी, मतलब सिंधु की घाटी में थी। सिंधु आप जानते हैं इंडस रिवर है, ठीक है। और सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? सभ्यता। सभ्यता का मतलब क्या होता है? सभ्यता का मतलब होता है कि जब समाज में लोग एक साथ रहें, जब समाज में लोग एक साथ रहें तो उन्हें सिविलाइजेशन कहा जाता है ना। समझो, जैसे होता क्या है, आप देखेंगे सड़क पर कोई इंसान बहुत अंड शंड तरीके से गाड़ी चला रहा होता है, तो लोग क्या कहते हैं? ये अनसिविलाइज्ड इंसान है। अनसिविलाइज्ड का मतलब क्या होता है? मतलब जिसको समाज के तौर तरीके नहीं मालूम हो, ठीक है बेटा। तो अनसिविलाइज्ड वो होते हैं जिनको सामाजिक तौर तरीके ना मालूम हो। और सिविलाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसा समाज जो कि एक तौर तरीके में रहता हो। पहले जब इंसान इस दुनिया में आए, तो आपको मालूम है कि इस दुनिया में इंसान जो थे पहले वो बिना कपड़ों के घूमते थे। लेकिन जब सब लोग साथ रहने लग गए बेटा, तो लोगों को लगने लगा यार ये हमारे तो बदन पे कपड़ा नहीं है, लोगों को शर्म आई। तो लोगों ने फिर कपड़े वगैरह पहनने लगे, तो एक सिविलाइजेशन को जन्म मिला। और ये सिविलाइजेशन जो थी बेटा, वो इंडस रिवर के आसपास थी, ठीक है। देखो, हमेशा याद रखना कि दुनिया में कोई भी जो सिविलाइजेशन होती है ना बेटा, वो हमेशा, सभ्यताएं जो होती हैं, वो हमेशा नदी के आसपास होती हैं। आप वो डिस्कवरी चैनल पे एक शो देखते होंगे ना, बियर ग्रिल्स का आता है, मैन वर्सेस वाइल्ड। वो क्या कहता है, आप कभी जंगल में कहीं खो जाएं, अगर आप जंगल में कभी कहीं खो जाएं तो बिल्कुल भी घबराइए मत। आपका सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला आपका काम है कि जंगल में खोने पर सबसे पहले आप ढूंढिए पानी। और पानी अगर मिल जाए तो पानी के साथ साथ चलिए, क्योंकि जहां पानी है वहां इंसान होगा। ये गारंटी है, जहां पानी है बेटा वहां इंसान होगा, क्योंकि इंसान बिना पानी के नहीं रह सकता, ठीक है। तो आप अगर पानी के साथ चलेंगे तो आपको इंसान जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है हमारे दिमाग में कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन का समय क्या था। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का समय जो था ना, वो करीब 2500 बीसी से 1750 बीसी के आसपास था। बीसी मतलब जिसे हम कहते हैं बेटा बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। मतलब कि जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से करीब 2500 साल पहले की सभ्यता थी। अभी जैसे क्या चल रहा है, इस समय चल रहा है 2023 एडी। एडी का मतलब होता है आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट कह लीजिए, या एनो डोनमी भी कहते हैं। तो इसका मतलब है कि जीसस क्राइस्ट के मरने के 2023 साल हो चुके हैं। और बीसी का मतलब है कि जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के 2500 साल पहले। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि ये सभ्यता आज के समय से करीब करीब 4500 साल पुरानी सभ्यता है। क्योंकि बेटा जो हिस्टोरियंस थे ना, उन्होंने जो बेस माना है, जो क्रिश्चियन एरा है, जो कि मॉडर्न एरा जिसे दुनिया भर का कैलेंडर चलता है, उन्होंने बेस माना है जीसस क्राइस्ट को। तो जीसस क्राइस्ट का जन्म और जीसस क्राइस्ट की मौत को 00 मान लिया गया है। तो उनके जन्म से पहले का जो समय होता है वो बीसी कहलाता है, और मौत के बाद का जो समय होता है वो एडी कहलाता है। तो ये उनके जन्म से पहले का समय है, करीब 2500 साल पहले। तो आप कह सकते हैं बेटा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, वो करीब 750 साल का समय है। 750 ईयर्स का समय है, और ये करीब 2500 से 1750 बीसी के आसपास है। ये बेटा जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि दुनिया में दो सभ्यताएं और थी, इसकी समकालीन थी, कॉन्टेम्परेरी थी। अगर आपसे कोई पूछे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ दुनिया में कौन सी सभ्यताएं और थी, तो एक तो थी बेटा बहुत ही फेमस, जो कि इराक में मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन है। मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन दुनिया में इंडस वैली के साथ ही थी। ये इराक में थी, टाइग्रिस नदी के किनारे पर। टाइग्रिस रिवर का नाम सुना होगा। और दूसरी थी बेटा एंशियंट इजिप्ट सिविलाइजेशन, प्राचीन मिस्र सभ्यता। तो ये जो दो सभ्यताएं हैं ना बेटा, ये दोनों जो हैं समकालीन थी, मतलब कंटेम्परेरी थी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता और प्राचीन मिस्र की सभ्यता।
मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी बेटा वो टाइग्रिस नदी के किनारे पर थी, और एंशिएंट इजिप्ट की सिविलाइजेशन जो थी वो आपकी नील रिवर, जिसे हम नाइल रिवर भी कहते हैं। तो मेसोपोटामिया जो था बेटा वो टाइग्रिस रिवर के किनारे पर था, और एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन जो था वो नाइल रिवर, जिसे नील नदी कहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ मुझे बेटा, एक क्वेश्चन है आपसे मैं पूछ रहा हूं कि दुनिया में सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन किसे माना गया? जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, तो ये बताओ कि दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन सी है? ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, देखते हैं कौन मुझे बताता है। तो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन दुनिया में कौन सी है, जल्दी बताओ, देखते हैं कौन बताएगा जल्दी। सबसे पुरानी सभ्यता दुनिया में कौन सी है? तो हमेशा याद रखिएगा कि दुनिया की जो सबसे पुरानी सभ्यता है ना बेटा, उसका नाम है सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन कहते हैं, ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है, सुमेरियन सभ्यता। ये भी आपको इराक में मिलेगी, ठीक है, मेसोपोटामिया के दक्षिण में थी, और ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है, सुमेरियन सभ्यता। हालांकि अगर हम बात करें तो इंडस वैली भी दुनिया की पुरानी सभ्यताओं में से एक है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? बताते रहा करो या बातचीत करते रहा करो। ठीक है, तो कंटेम्प्रेरी में आप देख सकते हैं कि जो इसकी समकालीन सभ्यताएं थी वो तो एक थी बेटा मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि इजिप्ट में, अरे इराक में थी, टाइग्रिस रिवर किनारे पर, और एक इजिप्ट में थी, नाइल रिवर के किनारे पर। ठीक है, ये दोनों इसकी समकालीन थी, मतलब इसके साथ साथ चल रही थी। अच्छा, अब बात ये आती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को बेटा हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी क्यों कहते हैं? भाई समझो कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि हड़प्पा जो था वो सबसे पुराना और सबसे पहला साइट था जो डिस्कवर किया गया था। तो फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। तो याद रखिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड, तो ये पहली साइट थी जो कि डिस्कवर की गई थी। इसी वजह से बेटा इसे हम कहते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अच्छी बात देखो क्या है, समझो बेटा, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसका कोई इतिहास तो है नहीं, मतलब किताबें अवेलेबल हैं लेकिन उसको पढ़ने वाला दुनिया में कोई नहीं है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो भी हम पढ़ रहे हैं वो वहां पर जो खुदाई में चीजें निकली हैं उसके आधार पर एक कहानी बनाई गई है कि ऐसा हुआ होगा। भाई ऐसा हुआ था इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ होगा ये अच्छी बात है। भाई देखो, अगर उसकी स्क्रिप्ट पढ़ने वाले लोग होते तो हमें और भी चीजें पढ़नी पड़ती, लेकिन अब उसकी स्क्रिप्ट पढ़ने वाले लोग ही नहीं दुनिया में, तो हमें बहुत ज्यादा कुछ खास पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ जो खुदाई में चीजें निकली हैं वो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, हमें वो याद करके रखना है। तो यहां पर बेटा याद रखिएगा, इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि हड़प्पा पहला साइट था जिसे डिस्कवर किया गया था। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब एक क्वेश्चन आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्षेत्रफल कितना था? भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्षेत्रफल कितना था? अब मैं तुम्हें एक चीज यहां पर दिखाता हूं, देखो बेटा, उस जमाने में हमारा भारत जो था ना बेटा वो बहुत बड़ा भारत था। उस जमाने में हमारा भारत जो था वो बहुत बड़ा था, ठीक है। उस जमाने में ये पाकिस्तान वाला एरिया भी आता था, इधर जो है भैया म्यांमार वगैरह ये सब भी आता था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर आप देखेंगे तो भारत में कुछ यहां तक ही सीमित था, ठीक है, ऐसे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टोटल क्षेत्रफल था वो करीब करीब 12,60,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में था। 12,60,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें बेटा हम कह सकते हैं कि पूरा पाकिस्तान, होल पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान शामिल है, और कुछ हिस्से जो हैं बेटा उसमें इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान के शामिल हैं, जिसे हम आज के तारीख में मॉडर्न डे पर्शिया कहते हैं। ठीक है, सो इंडिया कह सकते, इंडिया का कुछ हिस्सा था, कुछ अफगानिस्तान का हिस्सा था और कुछ ईरान का हिस्सा था, जिसे पुराने समय में पर्शिया कहा जाता था, मॉडर्न डे हम इराक कहते हैं। ठीक है, तो एरिया जो था बेटा वो करीब करीब 12,60,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र था। अब एक क्वेश्चन आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो कौन से एज को बिलोंग करती थी? भाई देखो, जब इंसान आए तो सबसे पहला एज कौन सा था? आपको मालूम है सबसे पहला एज था बेटा स्टोन एज। भैया सबसे पहले पाषाण काल आया था, जब इंसान पत्थरों से जानवरों का शिकार करता था, पत्थरों के हथियार बनाता था। उसके बाद बेटा आपको मालूम है चैल्कोलिथिक एज आई, चैल्कोलिथिक,
जिसे हम कॉपर एज भी कहते हैं, चैल्कोलिथिक एज जिसे हम कॉपर एज भी कहते हैं, कास्ट कॉपर एज कह सकते हैं। उसके बाद बेटा आपका ब्रॉन्ज एज आता है, और ब्रॉन्ज के बाद फाइनली जो है आयरन एज आता है। तो हम आजकल मॉडर्न जो है किसमें हैं, हम आयरन एज में रहते हैं। वैसे कल्चरली बात करें तो कल्चरली तो हम लोग कलयुग का हिस्सा हैं, लेकिन ऐसे अगर बात करें तो हम जो है बेटा क्या है, हम आयरन एज का हिस्सा हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 12,60,000 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान शामिल है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो ब्रॉन्ज एज को बिलोंग करती है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो गोल्ड के बारे में जानते थे, सिल्वर के बारे में जानते थे, गोल्ड जानते थे, सिल्वर जानते थे, कॉपर के बारे में जानते थे, ब्रॉन्ज के बारे में जानते थे। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि आयरन का कोई भी उनको जानकारी नहीं थी। तो आयरन अभी तक नहीं आया था, ठीक है, लोहा नहीं आया था अभी तक, याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में प्रमुख चीजों पर नजर डालें। अब एक स्टेटमेंट उसमें होता है कि द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन नोज आयरन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं लोहे के बारे में जानते थे। तो आंसर विल बी नो। नो मींस नो। वो पिंक मूवी देखी है ना, क्या कहा जाता है, अमिताभ बच्चन कहते हैं नो मींस नो, ना का मतलब ना होता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो आयरन के बारे में नहीं जानते थे, कोई भी उनको जो है आयरन की जानकारी नहीं थी। समझ गए? क्लियर है भैया? यहां तक जल्दी बताओ, सबको यहां तक क्लियर है? फास्ट जरा बता दिया करो यार। और मुझे आप लोग से जल्दी से आप लोग इसके बारे में बताते रहिए कि आप लोग को क्या यहां तक क्लियर है, क्योंकि आप लोग जब तक नहीं बताओगे तब तक कहानी में मजा नहीं आएगा। फास्ट, ठीक है, जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है? जय हिंद, मोहम्मद अमजद आ जाइए। अब देखो, कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो अपने चरम पर था। कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो अपने पीक पर थी अराउंड 2500 बीसी। सन 2500 बीसी के आसपास कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने चरम पर थी। और फिर क्या होता है फिर ये होता है बेटा कि अचानक इतिहास के पन्नों से गायब हो जाती है, और बहुत लंबे समय तक वो गायब रहती है, करीब करीब 4000 साल से ज्यादा समय के लिए वो इतिहास के पन्नों से गायब हो जाती है। तभी हमारे देश में कुछ इतिहासकार इंडस वैली सिविलाइजेशन का पता लगाने निकलते हैं, और इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पहले पता लगाते हैं 1921 में। इसकी रीडिस्कवरी होती है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था प्रोफेसर दयाराम साहनी। प्रोफेसर दयाराम साहनी नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने भाई साहब इसकी पता लगाया। प्रोफेसर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज करी। तो वो हड़प्पा तक पहुंच गए। ठीक है, हड़प्पा कहां पर स्थित था? पाकिस्तान में आप जाएंगे, साहिवाल जिला, वहां पर मिला हड़प्पा। और 1922 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था प्रोफेसर आर डी बैनर्जी। तो दयाराम साहनी और आर डी बैनर्जी, इन्होंने दोनों खोज की, और ये पहुंचे बेटा कहां पर? ये पहुंचे मोहनजोदाड़ो पर। तो हड़प्पा की खोज करी प्रोफेसर दयाराम साहनी ने, और आर डी बनर्जी ने खोज करी मोहनजोदाड़ो की। तो यहीं से बेटा कहते हैं ना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी की शुरुआत होती है। अब उस जमाने में आप जानते हैं भारत में अंग्रेजों का शासन था, और उस जमाने में एक व्यक्ति हुआ करते थे ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जो कि बहुत फेमस थे, प्रोफेसर जॉन मार्शल। इनकी अध्यक्षता में जो है पूरा काम हुआ था। तो प्रोफेसर जॉन मार्शल जो थे बेटा वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड हुआ करते थे, और उनकी अध्यक्षता में ये खोज शुरू हुई। और ये खोज 1921 में प्रोफेसर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज करी बेटा कहां पर? आपके रावी, इंडस रिवर के, अरे सॉरी, रावी नदी के किनारे पर। और प्रोफेसर आर डी बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज करी इंडस रिवर के किनारे पर। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तो डिस्कवरी कैसे हुई इसकी। ठीक है,
अब बात आती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट साइट्स को हम पढ़ना शुरू करेंगे। देखो बेटा, तो मेजर साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं कि साइट्स कहां हैं और इनसे हमें क्या क्या मिला था। तो भाई शुरू किया जाए। इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जल्दी बताओ भाई, आप लोग इसका मुझे जवाब दें, जल्दी बताइए, शुरू किया जाए। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम इंपॉर्टेंट साइट्स को पढ़ना शुरू करें कि ना करें, जल्दी बताओ। और एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि इस साइट पर क्या मिला था और दूसरी साइट पर क्या मिला था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें याद करनी है। ठीक है, ओके, जय हिंद। आ जाइए। अब इंपॉर्टेंट साइट्स में सबसे पहले आती है बेटा, देखो, हड़प्पा। तो हड़प्पा की खोज किसने की? हड़प्पा की खोज सन 1921 में की गई बाय प्रोफेसर दयाराम साहनी। तो प्रोफेसर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज करी 1921 में। दूसरी चीज यहां पर यह पूछी जाती है कि हड़प्पा कहां पर स्थित है। तो हड़प्पा स्थित है बेटा, याद रखिएगा, कि साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साहिवाल जिले में हड़प्पा जो है वो स्थित है। ओके। और किस नदी के किनारे पर है? तो ये जो है बेटा रावी नदी के किनारे पर है। तो रावी नदी के किनारे पर जो है ये हड़प्पा हमारा स्थित है। अब देखो, अब क्वेश्चन ये आता है कि हड़प्पा से क्या क्या मिला था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हड़प्पा से अगर बात करें कि हड़प्पा से भाई खुदाई में क्या क्या मिला था, तो हमें ये समझना पड़ेगा। देखो, तो हड़प्पा से खुदाई में सबसे पहले मिला था द ग्रेट ग्रेनरी। द ग्रेट ग्रेनरी, जिसे हम कहते हैं विशाल अन्न भंडार। भैया एक बहुत बड़ी ग्रेनरी मिली थी, विशाल अन्न भंडार मिला था। और ये ग्रेनरी बहुत बड़ी थी। इसका साइज जो था 169 फीट्स इंटू 35 फीट्स। तो इसकी लंबाई चौड़ाई आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा थी। तो 169 गुणा 35 फीट, ये इसकी लंबाई चौड़ाई जो थी द ग्रेट ग्रेनरी की, बहुत बड़ी थी। अच्छा, हड़प्पा से दूसरी चीज क्या मिला था बेटा? एक मिला था सिंगल रूम बैरक। एक कमरे की जेल मिली थी। सिंगल रूम बैरक, एक कमरे की जेल मिली थी। भाई उस जमाने में भी चोरी होती थी, उस जमाने में भी चोरी होती थी, और उस जमाने में भी अपराधी थे। तो हड़प्पा में बेटा क्या मिला था? सिंगल रूम बैरक मिला था। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हड़प्पा में मिली थी बेटा, जिसे हम कहते हैं सिंबल ऑफ स्वास्तिक। स्वास्तिक का सिंबल मिला था। भाई हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है स्वास्तिक, आपको मालूम होगा। तो स्वास्तिक आप लोगों के घर में भी अक्सर आपने देखा होगा, इस तरह से होता है ना। हाँ जी, तो स्वास्तिक का सिंबल मिला था वहां से। जैसे नाजी जर्मनी का भी सिंबल कुछ ऐसा ही दिखाई देता है स्वास्तिक के जैसा, ठीक है। तो नाजी जर्मनी का भी सिंबल ऐसे ही दिखाई देता है स्वास्तिक जैसा। तो स्वास्तिक का सिंबल एक वहां से मिला था खुदाई में। उसके बाद वहां से खुदाई में क्या मिला था? एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मिली थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट, देखो यहां पर बात क्या है, नेकेड रेड स्टोन। नेकेड रेड स्टोन स्टैचू, लाल पत्थर से बनी हुई एक नग्न जो है बेटा स्टैचू मिली थी, लाल पत्थर से बनी हुई। तो नेकेड रेड स्टोन स्टैचू। अब देखो यहां पर एक बड़ा क्वेश्चन उठता है। बड़ा क्वेश्चन यहां पर यह उठता है बेटा कि नेकेड स्टैचूज अगर आप देखेंगे, तो नेकेड स्टैचूज का कंसेप्ट आपको ज्यादातर जैन धर्म में ही दिखाई देता है। जैन धर्म में आपको मालूम होगा कि एक कंसेप्ट होता है जिसे कहा जाता है अपारिग्रह। जैन धर्म में कहा गया कि इंसान जैसे पैदा होता है उसे पूरा जीवन वैसे ही रहना चाहिए। न्यूडिटी को ही प्योरिटी माना गया है जैन धर्म में। मतलब जैन धर्म के हिसाब से अपने शरीर पर किसी तरह के वस्त्र या आभूषण ग्रहण करना जो है इम्प्योरिटी का सिंबल माना गया। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे जैन गुरु जो होते हैं वो नेकेड रहते हैं। तो लाल पत्थर से बनी हुई एक नेकेड स्टैचू मिली। अब ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि हो सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग
जैन धर्म का भी पालन करते हो। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो सिर्फ एक स्पेक्यूलेशन है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ था इसकी कोई गारंटी नहीं। मे भी ऐसा हुआ हो, लेकिन ऐसा हुआ था इसकी कोई गारंटी नहीं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो नेकेड रेड स्टोन की एक स्टैचू मिली थी। तो ऐसा स्पेक्यूलेशन है कि हो सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो हैं वो जैन धर्म का भी पालन करते रहे हों। मतलब ट्रेसेस आपको जैनिज्म के दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ जी। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हो गया भैया हमारा हड़प्पा। हड़प्पा में सिर्फ इतना ही आपको करना है, ठीक है, इससे ज्यादा और नहीं करना है। अब देखो आता है दूसरा मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करते हैं तो इसकी खोज की थी सन 1922 में बाई प्रोफेसर आर डी बैनर्जी। तो प्रोफेसर आर डी बैनर्जी ने जो है मोहनजोदाड़ो की खोज करी 1922। तो 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज की प्रोफेसर आर डी बैनर्जी ने। यह कहां पर स्थित है? तो यह स्थित है पाकिस्तान के लरकाना जिले में, पाकिस्तान के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस, सिंधु नदी के किनारे पर लरकाना डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान का लरकाना डिस्ट्रिक्ट बहुत मशहूर है। पाकिस्तान की बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन बेनजीर भुट्टो वहीं से बिलोंग करती थी। लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि सिंध प्रोविंस में पड़ता है, ठीक है, जिसमें कराची भी आता है। अब देखो अगर हम बात करते हैं मोहनजोदाड़ो की तो इट इज डिराइव फ्रॉम अ सिंधी वर्ड। ये एक सिंधी शब्द है। इट इज डिराइव फ्रॉम अ सिंधी वर्ड जिसका मतलब होता है बेटा माउंड ऑफ डेड। माउंड ऑफ डेड जिसे हम कहते हैं मौत का टीला। माउंट ऑफ डेड, मौत का टीला। ठीक है, तो ये मौत का टीला भी कहलाता था। अब देखो अगर हम बात करते हैं कि हमारे मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला था, तो भाई देखो मोहनजोदाड़ो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो था बच्चों द ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ पाया गया था जिसे हम कहते हैं बहुत ही मशहूर विशाल स्नान गृह। ये भैया एक बहुत बड़ा एक कम्युनिटी स्विमिंग पूल था जहां पर लोग सामूहिक स्नान करते थे, जो कि बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे लोग गंगा स्नान करते हैं अपने पाप धोने के लिए, वैसे ही वहां के लोग जो है सामूहिक स्नान करते थे। ये एक ग्रेट बाथ था और ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो एक बहुत बड़ा स्नान गृह बना हुआ था, उसी में लोग नहाते थे। ठीक है, तो ग्रेट बाथ ये बहुत फेमस माना गया है आपके कहां पर, आपके मोहनजोदाड़ो में। ग्रेट बाथ याद रखिएगा, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपका यहां से क्या मिला था? तो मल्टी पिलर्ड, मल्टी सॉरी, तो यहां से आपका मिला था बच्चों मल्टी पिलर्ड, कई खंभों वाला असेंबली हॉल। एक बहुत बड़ा असेंबली हॉल मिला था यहां से, मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल जिसे हम कहते हैं सभागार, जहां पर बेटा बड़ी बड़ी जो है सभाएं होती थी। तो मल्टी पिलर्ड कई खंभों वाला जो है बेटा एक सभागार मिला था। एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये समझिएगा यहां पर ब्रॉन्ज स्टैचू, ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल, एक नृत्य करती हुई महिला की कांस्य की मूर्ति। ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अ डांसिंग गर्ल, नृत्य करती हुई एक महिला की ब्रॉन्ज स्टैचू मतलब कांसे की मूर्ति मिली। उसके बाद यहां से क्या मिला बेटा? देखो टू ब्रॉन्ज सॉर्ड्स, दो कांस्य की तलवारें यहां से मिली, दो कांस्य की तलवारें मिली। उसके बाद यहां से क्या मिलता है? देखो स्टैचू ऑफ अ बियर्ड मैन। भैया देखो स्टैचू ऑफ अ बियर्ड मैन, एक दाढ़ी वाले इंसान की स्टैचू। अब आप पूछोगे सर ये कौन था? बहुत अच्छी बात है, हमें भी नहीं मालूम कौन था भाई। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम कुछ जानते ही नहीं है। हम तो सिर्फ वो जानते हैं जो खुदाई में चीजें निकली हैं। तो
स्टैचू ऑफ अ बियर्ड मैन, एक दाढ़ी वाले इंसान की एक स्टैचू मिली थी, अब पता नहीं वो इंसान कौन था। ठीक है। उसके बाद सील, बेटा एक सील मिली थी जिसे कहते हैं ना स्टैंप, स्टैंप सील। और उस सील पर जो है, सील थी, एक स्टैंप था जिस पर बेटा पशुपति महादेव बने हुए थे। पशुपति महादेव, जिसे आप कह सकते हैं भगवान शिव की इमेज मिली थी सील पर। इससे एक चीज साबित होती है कि भैया इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग शिव भक्त हो सकते थे भाई। भाई देखो यहां पर अगर पशुपति महादेव की स्टैंप मिलती है, इससे क्या साबित होता है कि हो सकता है वहां के लोग जो है शिव भक्त भी हों। उसके बाद यहां से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मिली बेटा जिसे हम कहते हैं पीस ऑफ वूवन क्लोथ। पीस ऑफ वूवन क्लोथ, बुने हुए कपड़े का एक टुकड़ा। भैया एक कपड़ा जो कि बुना हुआ था, तो बुने हुए कपड़े का एक टुकड़ा आपको यहां से मिलता है। ठीक है भाई, यहां पे देखो बहुत सिंपल कंसेप्ट बता रहा हूं। तो बुने हुए कपड़े का बहुत बढ़िया कंसेप्ट। ठीक है। अब देखिए, अब अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ये मोहनजोदाड़ो था ना, ये बेटा उस जमाने का बहुत ही ताबड़तोड़ शहर था, इसका कोई मुकाबला नहीं था। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी खासियत थी भैया यहाँ की टाउन प्लानिंग। भाई साहब टाउन प्लानिंग क्या गजब की होती थी। टाउन प्लानिंग भाई साहब, ये शहर जो था वो टाउन प्लानिंग से बना हुआ था। ठीक है। यहां पर भाई साहब ड्रेनेज सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम था, समझो भैया, ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था, पानी के निकास का हिसाब किताब था। मोहनजोदाड़ो में भाई साहब रोड्स बनी हुई थी जो कि 33 फीट चौड़ी रोडें उस जमाने में, 33 फीट चौड़ी रोडें नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में चलती थी। और दूसरी रोड जो थी बेटा वो ईस्ट टू वेस्ट होती थी। और ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती थी, नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट। तो ये रोड एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती। उस जमाने में सोचो जब बेटा स्केलिंग सिस्टम, नापने की कोई चीज ही नहीं थी, कुछ नहीं था, तब इतना प्रिसीजन था यहां पर। ठीक है। तो रोड्स जो थी वो चौड़ी थी, रोड्स चौड़ी थी, और भाई साहब वो नॉर्थ टू साउथ में चलती थी, 33 फीट चौड़ाई थी उनकी। तो अगर आप देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो ग्रिड पैटर्न का इस्तेमाल होता था, ग्रिड पैटर्न, ग्रिड पैटर्न का इस्तेमाल होता था भाई। शहर बहुत शानदार बनते थे। होता क्या था, शहर के बिल्कुल बीचों बीच में आप देखेंगे इस तरह से, तो एक कंसेप्ट होता था जिसे सिटाडल कहा जाता था। पहले एक किला होता था। ठीक है। सिटाडल के इस साइड अगर आप जाएंगे यहां पर, तो ये लोअर टाउन होता था। लोअर टाउन जो होता था वहां पर आम आदमी रहता था। और फिर अगर आप और ऊपर जाएंगे तो इस तरह से ये ग्रिड होता था। ये हायर टाउन होता था, यहां पर आपको थोड़ा सा चल के ऊपर जाना पड़ता था। तो सिटाडल होता था, लोअर टाउन होता था, फिर हायर टाउन होता था। हायर टाउन जो होते थे वहां पर जो है बेटा प्रीमियम लोग रहते थे ना, उस जमाने के एलिट लोग जो है वहां पर रहा करते थे। तो प्रीमियम लोग जो होते थे, एलिट लोग होते थे, वो हाई टाउन में रहते थे, लोअर टाउन में आम जनता रहती थी, और सिटाडल होता था, किला होता था। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो शहर थे उनकी खासियत थी, समझ रहे हो। तो इस तरह से वो पैटर्न ग्रिड पैटर्न में बनाए जाते थे। सो आई होप यहां तक क्लियर है सबको। जल्दी बताओ भैया, तो राइट एंगल्स पे काट रहे हैं, अब आप सोचिए। सो कितना एडवांस्ड सिस्टम था भाई वहां पर। क्लियर है तो मुझे सब लोग बताते रहिए। ठीक है। ओके। बहुत डिटेल्ड में बारीकी से आपको बताया जा रहा है। अब देखिए तीसरी साइड आती है जिसका नाम है काली बंगन। काली बंगा, काली मतलब ब्लैक, बंगा मीन्स बैंगल। तो दरअसल यहां से क्या है बेटा कि काले रंग की चूड़ियां मिली थी, काले रंग की चूड़ियां, काली बंगा, इसकी खोज जो है 1953 में की गई थी, 1953 में। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था प्रोफेसर आमलानंद घोष। प्रोफेसर आमलानंद घोष नाम के प्रोफेसर थे जिन्होंने इसकी खोज की।
ये जो शहर है, ये जो साइट है वो स्थित है राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ये आपको राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी। राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपको ये मिलेगी, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर घग्गर। घग्गर नदी के किनारे पर। अब आप पूछोगे सर घग्गर नदी कहाँ है, भाई ये अब सूख चुकी है, तो ड्राई बैंक्स है। तो ड्राई बैंक्स ऑफ घग्गर रिवर, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में आपको ये साइट मिलेगी। अब कालीबंगा में क्या मिला था, देखो भैया, कालीबंगा में मिली थी सबसे पहले काले रंग की चूड़ियां, ब्लैक बैंगल्स। काले रंग की चूड़ियां मिली थी भाई साहब यहां से। एक बहुत तगड़ी चीज यहां पे मिली थी भैया, वो ये था कि एक प्लाउड फील्ड मिली थी। एक प्लाउड फील्ड मिली थी बेटा, एक जुता हुआ खेत मिला था। जुता हुआ खेत, ठीक है, जुता हुआ खेत मिला। ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। इससे मालूम चलता है कि एग्रीकल्चर वहां हो रहा था। उसके बाद बोन्स ऑफ कैमल, भैया बोन्स ऑफ कैमल। कैमल जो था ना बेटा, उसकी हड्डियां मिली थी। उसके बाद ह्यूमन हेड, भैया मानव खोपड़ी मिली यहां पर। मानव खोपड़ी मिली यहां पर, वो कहते हैं मुंडी होती है, हाँ जी, डेंजर साइन वाली। डेंजर साइन वाली जो मुंडी होती है, हाँ, वो यहां से मिला। उसके बाद आप देखेंगे यहां पर ह्यूमन हेड मिल गया। उसके बाद यहां पर भैया वुडन व्हील मिली। ये देखो बहुत बढ़िया, इससे साबित होता है कि वहां के लोग ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल कर रहे थे। लकड़ी से बना हुआ पहिया मिला। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, यहां पर बेटा एक टाइल्ड फ्लोर मिली। क्या मिला? एक टाइल्ड फ्लोर मिली। एक फ्लोर में टाइल्स लगी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे टाइल्ड फ्लोर है। और उस पर जो डिजाइन थी ना, वो बिल्कुल ऐसी थी, ये देखो, इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल, जैसे वो ऑडी में होता है ना, हाँ वैसी भैया टाइल्ड फ्लोर मिली थी। क्या बात है। अब आप कहोगे सर ये भी मतलब ऑडी वहीं से इंस्पायर है, तो हमें तो लगता है भैया ऐसे ही था। ठीक है। अच्छा, यहां पर बेटा ग्रेप्स मिली थी। अब देखो यहां पर ग्रेप्स मिली थी। ग्रेप्स आप बोलोगे क्या है बेटा? ग्रेप्स का मतलब होता है बेटा कब्रें। दरअसल इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में दफनाने का प्रक्रिया थी। मरने के बाद जलाते नहीं थे, दफनाते थे, तो ग्रेप्स मिली। और ग्रेव्स जो थी बेटा वो दो तरह की थी। एक तो सर्कुलर ग्रेव थी। क्या थी? सर्कुलर। और एक जो थी बेटा वो थी आपकी रेक्टेंगुलर। एक सर्कुलर ग्रेव थी और एक रेक्टेंगुलर थी। अब लेकिन यार ये नहीं मालूम कि सर्कुलर ओवर कह लीजिए या रेक्टेंगुलर कह लीजिए, कि भैया कुछ कब्रें तो थी भैया वो ऐसी थी, और कुछ कब्रें जो थी वो ऐसी थी। एक रेक्टेंगल फॉर्म में थी, एक सर्कुलर थी। अब ये नहीं मालूम कि सर्कुलर किसके लिए थी और रेक्टेंगुलर किसके लिए थी। हो सकता है कि भाई सर्कुलर में आम आदमी जाता हो, रेक्टेंगल में खास आदमी जाता हो। क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम स्क्रिप्ट पढ़ नहीं सकते, तो हमें मालूम नहीं कि उसमें कौन था। तो दो तरह की कब्रें थी, तो कोई ना कोई डिस्टिंक्शन जरूर रहा होगा कि भैया सर्कुलर ग्रेव क्या है और रेक्टेंगुलर ग्रेव क्या है। ये अलग अलग क्यों रखी गई, हो सकता है इसके पीछे कोई रीजन रहा हो। तो काली बंगन सबको क्लियर है? तो भाई जल्दी बताओ यार, यहां तक क्लियर हो गया सबको? फास्ट। भाई इतना बढ़िया आप लोग को धीरे धीरे आज पढ़ा रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको मजा तो आ रहा होगा, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करके बताते हैं मुझे। ठीक है, आगे देखिए, चाणूदारो। चाणूदारो की अगर बात करें तो इसकी खोज हुई 1931 में बाय प्रोफेसर एन जी मजूमदार। प्रोफेसर एम जी मजूमदार ने इसकी खोज करी। तो प्रोफेसर एन जी मजूमदार ने इसकी खोज करी और ये पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में स्थित है, ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर। तो इंडस रिवर के किनारे पर है पाकिस्तान में आपका चाणू दारो। देखो चाणू दारो के एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। दरअसल बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है वो, इसलिए क्योंकि इंडस वैली की जितनी भी साइट थी वहां एक चीज कॉमन थी कि हर साइट में सिटाडल जरूर मिलता था।
सिटाडल का मतलब होता है बेटा किला। किला जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की हर साइट में था। तो याद रखना बेटा कि इट इज द ओनली साइट, इट इज द ओनली साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन विदाउट सिटाडल। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की एकमात्र ऐसी साइट है जहां पर भैया कोई सिटाडल नहीं था, मतलब किला नहीं था। ये एकमात्र ऐसी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जहां पर किला नहीं मिला था। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरा यहां पर क्या था बेटा, आपको इंक पॉट, इंक पॉट वॉज फाउंड। स्याही का दावाद होता है ना, हाँ, इंक पॉट यहां पर पाया गया। तीसरी चीज यहां पर क्या थी भैया, यहां पर आपको बुलक कार्ट्स, बुलक कार्ट्स, बैलगाड़ी वगैरह दिखाई दी। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी बेटा, फुटप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स ऑफ एलिफेंट। यहां पर आपको हाथी के पगमार्क मिले थे, एलिफेंट के फुटप्रिंट्स मिले। उसके बाद यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी बच्चों, वो था फुटप्रिंट्स ऑफ डॉग चेजिंग द कैट। अब आप कहोगे सर कैसी कैसी बातें बता रहे हो। फुटप्रिंट्स ऑफ डॉग चेजिंग द कैट, भैया उस जमाने में भी जो है ना आपके कुत्ते बिल्ली का पीछा करते थे। तो फुटप्रिंट्स ऑफ एलिफेंट और फुटप्रिंट्स ऑफ डॉग चेजिंग द कैट, ये चाणूदारों की बहुत स्पेसिफिक चीज मैं आपको बता रहा हूं जो वहां पर मिली थी। आई होप सबको क्लियर है, जल्दी बताओ भाई, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ताकि फिर हम आगे बढ़ें। चाणूदारों के बाद, चाणूदारों के बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स में आ जाती है लोथल। लोथल की खोज हुई थी 1957 में। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था प्रोफेसर एस आर राव, एस आर राव। तो राव साहब ने इसकी खोज की थी लोथल की। अब आप पूछोगे सर लोथल कहां स्थित था, तो ये स्थित है बेटा नियर द गल्फ ऑफ, गल्फ ऑफ खंबाट, खंबाट की खाड़ी के पास, नियर द गल्फ ऑफ खंबाट इन गुजरात। गुजरात में खंबाट की खाड़ी के पास था। लेकिन यहां पर भैया सबसे इंपॉर्टेंट साइट आपको मिलती है। यहां पर क्या मिला देखो बेटा, आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड, आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड, आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड। यहां पर भैया पत्थर से बना हुआ बंदरगाह मिला। तो भैया इससे एक चीज बिल्कुल साबित हो गई कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का पोर्ट सिटी था, बंदरगाह शहर था। और यही वो बंदरगाह था जहां से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग पूरा व्यापार करते थे। तो आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड, पत्थर से बना हुआ बंदरगाह मिला था। ठीक है, जिसे पोर्ट सिटी आप कह सकते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की पोर्ट सिटी थी। ठीक है। दूसरा, उस जमाने में क्या होता था बेटा, एक मिट्टी का इस्तेमाल होता था जिसे टेराकोटा कहते थे। टेराकोटा क्या होती थी, बड़ी स्ट्रांग मिट्टी होती थी। वो एक तो पानी में घुलती नहीं थी, ठीक है बेटा, वो पानी में क्या होता था, बिल्कुल नहीं घुलती थी, और बहुत शानदार किस्म की मिट्टी होती थी। तो टेराकोटा से बनी हुई शिप मिली थी, टेराकोटा शिप वॉज फाउंड, टेराकोटा से बना हुआ शिप वॉज फाउंड। तो टेराकोटा से बना हुआ भैया पानी का जहाज मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आता है, टेराकोटा स्टैचू ऑफ हॉर्स, टेराकोटा की
हॉर्स की बेटा एक स्टैचू मिली थी। उसके बाद यहां पर भैया एक सील मिली, सील बोले तो स्टैम्प, सील विद इमेज ऑफ शिप। जैसे वहां पर सील मिली थी जिसमें इमेज ऑफ पशुपति महादेव था, यहां पर भैया इमेज ऑफ शिप हुआ करती थी। ठीक है। उसके बाद एक प्रिंटेड जार मिला था। भाई साहब प्रिंटेड जार, क्या बात है। जैसे वास वगैरह नहीं होते हैं घर में सजाने के लिए, वैसे प्रिंटेड जार मिला था। भाई बड़े एडवांस थे। भाई देखो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट थी, चेस लाइक गेम। चेस की तरह एक गेम मिला था, पता नहीं कौन सा गेम खेलते थे वो। ठीक है। कंपास मिला था। अब जाहिर सी बात है भैया, समुंदर में जाएंगे तो कंपास तो मिलेगा, लेकिन उस कंपास में सिर्फ 3 एंगल नाप सकते थे आप। 45 डिग्री का एंगल नापा जा सकता था, 90 डिग्री का नापा जा सकता था, 180 डिग्री का नापा जा सकता था। 3 ही एंगल नापे जा सकते थे। लेकिन एक और चीज याद रखिएगा, एविडेंस ऑफ राइस। भैया समुंदर है तो राइस तो मिलेगा। एविडेंस ऑफ राइस, चावल का भी एविडेंस मिलता है। एक जगह थी यहां पर जिसका नाम था रंगपुर, लोथल के ही एरिया में आती थी रंगपुर, ये गुजरात में ही है। और यहां पर एविडेंस ऑफ राइस, चावल का यहां पर एविडेंस मिला। ये अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। तो चावल का एविडेंस बेटा यहां पर मिलता है। ठीक है, तो चावल का एविडेंस, दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब यहां पर समझो, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी बात अब मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूं यहां की, जो आपके बेटा होश उड़ा सकती है। यहाँ की सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूं जो आपके थोड़े से होश उड़ा सकती है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्या बताने जा रहे हो, क्योंकि भाई अब आएगी बहुत बड़ी बात। अब बहुत बड़ी बात आने जा रही है, और वो ये है बच्चों कि यहां पर लोथल में आप देखेंगे तो यहां पर बेटा डबल बरियल मिला। अब आप पूछोगे सर ये डबल बरियल का मतलब क्या। डबल बरियल डबल बरियल का मतलब है कि बेटा एक ही कब्र में मेल और फीमेल दोनों की लाशें निकली। एक ही कब्र में आदमी और औरत दोनों की लाश निकली। अब ये तो भाई अपने आप में बड़ा डिस्टर्बिंग है। तो इससे क्या होता है कि इससे एक और एविडेंस सामने आता है। कौन सा एविडेंस यहां पर दिखाई देता है आपको। यहां पर भैया हमें एविडेंस ऑफ सती प्रैक्टिस, सती प्रथा का एविडेंस दिखाई दे रहा है कि हो सकता है भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोथल में सती प्रथा का भी चलन रहा हो। लेकिन यह क्लियर नहीं है कि यह मेल सती था या फीमेल सती था। मतलब कि आदमी के मरने के बाद औरत को दफना रहे थे, या औरत के मरने के बाद आदमी को दफना रहे थे। लेकिन सती प्रथा जो थी वहां पर दिखाई देती है। भाई साहब ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट था जो कि लोथल में पाया गया। तो इसको याद रखिएगा, लोथल का जो ये सती प्रथा थी ना, ये काफी इंपॉर्टेंट माना गया। लोथल के बाद आता है बेटा, अगली साइड पर हम चलते हैं। अगली साइड का नाम है रोपड़। रोपड़ की बात करें तो ये 1953 में इसकी खोज हुई, 1953 में। प्रोफेसर एक थे जिनका नाम था वाई डी शर्मा। प्रोफेसर वाई डी शर्मा साहब थे जिन्होंने इसकी खोज करी, किसका, रोपड़। और रोपड़ कहां पर स्थित है, पंजाब, पंजाब इन इंडिया, पंजाब इन इंडिया में स्थित है। ठीक है, हाँ जी। अब रोपड़ में आप पूछोगे सर क्या मिला था, तो रोपड़ में देखो एक तो कुछ पॉटरीज मिली थी, मतलब मिट्टी के बर्तन मिले, कुछ ओर्नामेंट्स मिल गए थे, कुछ ओर्नामेंट्स मिले। लेकिन रोपड़ में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि बेटा यहां पर स्ट्रेंज बरियल मिला।
जैसे वहां पर डबल बरियल था ना, यहां पर स्ट्रेंज बरियल था। अब आप पूछोगे सर स्ट्रेंज बरियल का मतलब क्या है? तो भैया स्ट्रेंज बरियल का मतलब है कि एक ही कब्र में ह्यूमन और एनिमल दोनों मिले। तो भैया आदमी भी था और साथ में जो है बेटा उसमें जानवर भी था। तो आदमी भी है और जानवर भी है। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत ज्यादा होता जा रहा है, अब तो मतलब बहुत ही खतरनाक हो रहा है। भाई लोथल में आपने कहा कि सर इन आदमी के साथ औरत थी, यहां पर आप कह रहे ह्यूमन के साथ एनिमल था। तो ऐसा हो सकता है कि इंसान को जो जानवर पसंद हो, जो उसका प्रिय हो, उसको उसके साथ दफना देते हो। समझ रहे हो? तो ये स्ट्रेंज बरियल था, ये बहुत ही यूनिक था, स्ट्रेंज था, जो आपको वहां पर दिखाई देता है रोपड़ में। रोपड़ के बाद आते हैं बेटा अगला, जिसका नाम है बनवाली। बनवाली की खोज अगर बात करें तो 1973 में इसकी खोज होती है, 1973 में, बाई प्रोफेसर आर एस बिस्ट। प्रोफेसर आर एस बिस्ट नाम ने इसकी खोज करी। तो प्रोफेसर आर एस बिस्ट साहब ने, और ये कहां पर स्थित है बेटा? ये स्थित है नियर हिसार इन हरियाणा। हरियाणा के हिसार में स्थित है। यहां पर अब आप पूछोगे सर क्या मिला, तो यहां क्रांतिकारी चीजें मिली हैं भैया। देखो पहली चीज तो यहां पर मिला बार्ले एंड मस्टर्ड। भारी मात्रा में जो है भैया बार्ले और मस्टर्ड पाई, जौ और सरसों यहां पाई गई। लेकिन जो सबसे जबरदस्त चीज थी वो ये थी भैया कि टेराकोटा से बना हुआ, टेराकोटा से बना हुआ हल मिल गया। ये देखिए भाई साहब, जय जवान एंड जय किसान। भैया जय जवान जय किसान, टेराकोटा से बना हुआ हल मिला। यही अपने आप में यूनिक डिस्कवरी थी भैया। तो जुता हुआ खेत मिला था हमें कालीबंगा में, लेकिन हल हमें मिला बनवाली में। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट आता है सुरकोटडा। सुरकोटडा की बात करें तो इसकी खोज की गई 1964 में, 1964 में। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था प्रोफेसर जगत पाल जोशी। प्रोफेसर जगत पाल जोशी साहब ने इसकी खोज की। ये स्थित है इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। यहां पर एक ही चीज सबसे यूनिक थी जो यहां पर पाई गई, और वो था बेटा बोन्स ऑफ हॉर्सेस। घोड़े की हड्डियां पाई गई। जैसे कैमल की हड्डियां कालीबंगा में पाई गई, यहां पर घोड़े की हड्डियां पाई गई। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है ढोलावीरा। ये तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आपको मालूम होना चाहिए कि ढोलावीरा साइट जो है वो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा बन गई है। याद रखिएगा, ढोलावीरा यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज बन गया है। 1967 में इसकी खोज हुई, और इसकी खोज भी की प्रोफेसर जगत पाल जोशी साहब ने, जिन्होंने सुरकोटड़ा की खोज की। अब आप पूछेंगे कहां पर स्थित है, तो बेटा ये आपका स्थित है गुजरात में। गुजरात में स्थित है। और यहां पर एक बहुत बड़ा कंसेप्ट मिलता है जो एग्जाम में पूछा गया है, और ये है कंसेप्ट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो यहां पर भैया रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कंसेप्ट आपको मिलता है। तो बारिश के पानी को जमा कर लेते थे वो लोग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कंसेप्ट यहीं पर मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे बच्चों 9 सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। 9 सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यही है। इसके अलावा भी कुछ और साइट्स हैं, जैसे कि आपसे कोई पूछे कि ये बताओ कि इस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट कौन सी है प्रेजेंटली 2023 तक देखा जाए, तो इस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है बेटा राखी गढ़ी।
जो कि हरियाणा में स्थित है। एरिया वाइज याद रखिएगा, राखीगढ़ी हरियाणा में सबसे बड़ी साइट है। ये रिसेंटली खोज की गई थी और अभी भी यहाँ खुदाई चल रही है। ठीक है, राखीगढ़ी हरियाणा में इस समय सबसे बड़ी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। आई होप सबको क्लियर है। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछे तो अदर साइट्स भी कुछ हैं, कुछ और भी साइट्स हैं, जैसे कि इनका ओवरव्यू बता देता हूं मैं। अदर साइट्स में अगर आप देखेंगे तो एक साइट है आमरी नाम की, इसको याद रखिएगा, ये भी काफी अच्छी साइट है। इसकी खोज 1935 में प्रोफेसर एनजी मजूमदार ने की थी। और यहां पर बेटा जो है ना, राइनोसरस राइनोसरस का एविडेंस दिखाई देता है। राइनोसरस समझ ना, गेंडा, और उसके अलावा एंटीलोप। राइनोसरस हो गया, एंटीलोप हो गए, ये यहां पर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछ लिया गया आमरी के बारे में। उसके बाद आप देखेंगे और साइट्स में आपको बताऊं तो राइनोसरस हो गया, एंटीलोप हो गया, आमरी में हो गया। आमरी कहां पर स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है, बलूचिस्तान वाले एरिया में। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद आप और साइट्स पूछेंगे मुझसे तो मैं आपको बताता हूं। आपको मालावन साइट मिलेगी। मालावन, ये एक साइट है गुजरात में। इस साइट्स में आपको कैनाल्स मिलेंगे। नहरों का कंसेप्ट यहीं पे मिलता है, कैनाल्स, मालवन साइट है। ठीक है, एक साइट आपको मिलेगी बालाकोट। बालाकोट साइट हो गई। बालाकोट साइट में जो है बेटा बैंगल की फैक्ट्री मिली थी। ये भी पाकिस्तान में है, बैंगल फैक्ट्री मिली थी यहां पर बालाकोट में। ठीक है, उसके बाद आपको एक साइट मिलेगी दाइमाबाद। दाइमाबाद साइड, ये महाराष्ट्र के अहमदनगर में मिलेगी। ठीक है, हाँ जी, दाइमाबाद मिलेगी आपको। यहां पर ब्रॉन्ज का बफेलो मिला था, ब्रॉन्ज बफेलो, ब्रॉन्ज बफेलो हो गया ये यहां पर दाइमाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद आपने सुना होगा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये आपको मेरठ में मिलेगी, यूपी में। हाँ जी, तो ये सब इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ी साइट कौन सी है, तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ी साइट हमारी जो है वो फिलहाल के समय में एट प्रेजेंट राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा में स्थित है। बताओ भाई, सबको क्लियर हो गया या नहीं हुआ? एक बार कमेंट करके बताइए। तो इंपॉर्टेंट साइट्स यहां तक आपको क्लियर हो गई होंगी। साइट्स का सारा खेल मैंने आपको बता दिया। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी इंपॉर्टेंट साइट्स थी वो सारी आपको मैंने यहां तक बता दी। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात यह आती है कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो हमें मालूम होने चाहिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडो आदि सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे आपसे कोई पूछे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे इंपॉर्टेंट गॉड कौन से थे, किस भगवान की पूजा करते थे, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे प्रमुख गॉड हुआ करते थे पशुपति महादेव, जिन्हें बेटा हम भगवान शिव भी कह सकते हैं। याद रखिएगा बेटा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो योनि और लिंगम, इनकी पूजा करते थे। सबसे प्रमुख जो ट्री था उनका, वो था पीपल का ट्री, पीपल का पेड़। ठीक है, सबसे उनका पवित्र पेड़ जो था वो पीपल था। सबसे प्रमुख एनिमल कौन सा था, तो बेटा ये देखिए, ये यूनिकॉर्न, एक सिंघा जिसे हम कहते हैं। ये एक सींग वाला घोड़ा, एक्चुअली घोड़ा नहीं होता था ये, एक्चुअली आप कह सकते हैं सांड का एक प्रकार था। यूनिकॉर्न अब नहीं पाया जाता है। तो ये वन सींग वाला घोड़ा था, ये बहुत पावरफुल माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट
एनिमल था इंडस वैली का। और सबसे इंपॉर्टेंट बर्ड थे वहां पर डव और पिजन, कबूतर और फाख्ता। कबूतर और फाख्ता, डव और पिजन जो होते थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट इनके क्या थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बेटा इनके बर्ड्स थे। तो इनकी पूजा किया करते थे लोग, ठीक है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखो, मैंने आपको बताया कि जब कोई मरता था तो उसे दफनाया जाता, उसे जलाया नहीं जाता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में दफनाने की प्रक्रिया थी, और दो तरह के कब्रों में उन्हें दफनाया जाता था। ओवल होती थी, अंडाकार कब्रें होती थी, या रेक्टेंगुलर होती थी भाई। लेकिन ये क्लैरिटी नहीं है कि अंडाकार में कौन होता था, रेक्टेंगुलर में कौन होता था। हो सकता है कि अंडाकार में भाई जबरदस्त कहते हैं ना प्रभावशाली लोग आते हों, रेक्टेंगल में आम आदमी आता हो, या उसका उल्टा भी हो सकता है। तो ये बरियल प्रैक्टिस थी। और आप देखेंगे जब कोई मरता था वहां पर, ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि उसे जो है नॉर्थ, ये लोथल में अगर आप देखेंगे मेल और फीमेल एक साथ दफनाए गए। रोपड़ में एनिमल के साथ मिला। आप कश्मीर में जाइए, एक साइट मिलेगी बर्ज होम। कश्मीर में जाएंगे तो एक साइट है बुल्स होम। ये कश्मीर में, वहां पर आप देखेंगे कुत्ते, डॉग निकले बेटा जो है, किससे, आपके कब्रों में से डॉग्स निकले, ठीक है। तो आप देखेंगे, तो जब कोई मरता था उसे नॉट लिटा दिया जाता था और उसके बाद उसे दफना देते थे, ठीक है। हाँ जी। अब स्क्रिप्ट्स की बात अगर हम करते हैं, समझो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे हमारी जो स्क्रिप्ट है, जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं तो इसमें वर्ड्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, ए बी सी डी। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट क्या थी बेटा, देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट थी पिक्टोग्राफिक इन नेचर। वो पिक्चर्स बना देते थे, ऐसे देख रहे हो, ये पिक्चर्स बनाते थे। अब यार ये पिक्चर्स पे क्या लिखना चाह रहे हैं हमें क्या मालूम। और जैसे हमारी जो स्क्रिप्ट है उसके अंदर 26 लेटर है, ए से लेके जेड तक। लेकिन भाई साहब वो सिंबल बनाते थे, और वो भी कितने सिंबल थे उनके, 400 सिंबल थे, 400 अलग अलग टाइप के सिंबल थे ठीक है। तो पिक्टोग्राफिक इन नेचर थी उनकी स्क्रिप्ट, और उसमें 400 सिंबल थे। अब एक चीज पूछी जाती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो राइटिंग स्टाइल थी वो क्या थी। तो उनकी जो राइटिंग स्टाइल थी ना बेटा, वो थी बोस्ट्रोफिडॉन। अब आप पूछोगे सर ये बोस्ट्रोफिडॉन का मतलब क्या है देखो बेटा, हम लोग लिखते हैं राइट से लेफ्ट, ठीक है, इस तरह से हमने लिखा। और हम लोग फिर ऐसे लिखते हैं, वो ऐसे लिखते थे पहले राइट से लेफ्ट, फिर लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, ऐसे। ये देखो जिगजैग पोर्शन में लिखते हैं। तो बोस्ट्रोफिडॉन मतलब वो पहली लाइन ऐसे, दूसरी नीचे, तीसरी ऐसे, चौथी ऐसे, पांचवी ऐसे, छठी ऐसे। तो बोस्ट्रोफिडॉन राइटिंग स्टाइल जो थी बेटा उनकी, बोस्ट्रोफिडॉन था, मतलब जिगजैग तरीके से लिखते थे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की भाषा क्या है। एक बात बताओ, अगर भाषा मालूम होती तो इतना हम बैठ के बकवास क्यों कर रहे होते। अरे यार, इंडस वैली सिविलाइजेशन की कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की भाषा क्या है। कोई कहता है पाली है, कोई कहता है प्राकृत है। भैया देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन की भाषा का नाम है स्टिल अननोन, कोई नहीं जानता कौन सी भाषा है, या इसे अनडेसिफर्ड भी कहा जाता है। मतलब कि इसे इंक्रिप्ट डिक्रिप्ट नहीं किया गया है भाई। इसकी जो स्क्रिप्ट हैं, आप जाएंगे इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च वहां पर आपको मिल जाएगी। लेकिन उसको पढ़ने वाला दुनिया में एक भी इंसान नहीं। तो अनडेसिफर्ड है, उसे आज तक कोई डिक्रिप्ट नहीं कर पाया है, ठीक है, डिकोड नहीं कर पाया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर इकोनॉमी की बात करें, तो देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन की इकोनॉमी जो थी बेटा, वो एग्रीगेरियन थी। अब आप पूछोगे सर एग्रीगेरियन का मतलब क्या होता है। एग्रीगेरियन का मतलब होता है बेटा, वो अनाज पर थी, एग्रीगेरियन थी, अनाज वगैरह उगाते थे। उसके साथ साथ कॉटन, कॉटन को भी उगाना जानते थे वो, ठीक है। तो अनाज हो गया, चावल है, गेहूं है, बाजरा है, मेज है, ये सब करते थे, ठीक है।
और वो ट्रेड जो है बेटा याद रखिएगा मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया के साथ करते थे एंड इजिप्ट के साथ करते थे। मेसोपोटामिया इजिप्ट के साथ उनका चलता था धंधा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई भी पैसे का लेन देन नहीं था। नो मनी, कोई करेंसी नहीं थी, कोई मेटल मनी नहीं था। ज्यादातर वहां पर क्या इस्तेमाल होता था बेटा, बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम चलता था, वस्तु विनिमय। तुमने मुझे गेहूं दिया, मैंने तुम्हें चावल दे दिया, कोई पैसे का लेन देन नहीं। तो पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ भैया, बार्टर सिस्टम वहां पर चलता था, बिल्कुल सिंपल। हाँ, कुछ बड़े ट्रांजैक्शंस जब होते थे तो कई बार बड़े ट्रांजैक्शंस में जो है सील वगैरह इस्तेमाल कर ली जाती थी। तो बड़े ट्रांजैक्शंस में बेटा सील्स वगैरह का इस्तेमाल होता था, मोहरा वगैरह का इस्तेमाल होता था, लेकिन ज्यादातर बार्टर सिस्टम थे और कोई ऑफिशियल मनी नहीं था। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ। देखो भैया, जब ये बात आई कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अचानक कहां गायब हो गई, तो इस पर हो गया भैया बवाल। सारे इतिहासकार अपने अपने कारण लेकर आ गए। कोई कहने लगा भैया ए कारण है, कोई कहने लगा बी कारण है, कोई कहने लगा सी है, कोई कहने लगा डी है, कोई कह रहा है PQRS है, कोई कह रहा है XYZ। तो सारे के सारे इतिहासकारों ने भाई साहब अपनी अपनी बातें रख दी कि भैया ये कारण हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। सबको बैठाया गया, सबकी बातें सुनी गई और उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि भाई साहब हम एक लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचे। भाई देखो, बातें करने से अच्छा है कि लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचो। तो चार चीजों को लॉजिकल कंक्लूजन माना गया कि इनमें से कोई भी एक कारण हो सकता है। भाई सबसे पहला कारण माना गया कि डिक्रीज ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। भैया वहां की जो सॉइल फर्टिलिटी थी ना, वो कम हो गई। भाई प्रॉब्लम ये थी कि वो लोग जमीन का इस्तेमाल कर रहे थे और ज्यादा से ज्यादा जमीन का इस्तेमाल करने से क्या हुआ, सॉइल जो थी वो फर्टिलिटी उसकी खत्म हो गई। अब सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो गई तो लोग भूखे मर गए। दूसरा कारण यह था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े डेजर्ट्स थे और डेजर्ट से नमक उड़ करके मानते हैं कि उनके पानी में आ गया और पानी में आने की वजह से पानी का जो सैलिनिटी थी वो बढ़ गई। पानी की सैलिनिटी बढ़ गई और सलाइन वाटर आपको मालूम है वो भैया बॉडी को डिहाइड्रेट करता है और सलाइन वाटर पीने से आपकी मौत हो जाएगी। फिर किसी ने माना कि यार हो सकता है कि कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गई हो, कोई बड़ा भूकंप आया, कोई बड़ा भूकंप आ गया हो, बाढ़ आ गई हो, सूखा पड़ गया हो, नेचुरल क्लैमिटी हो। लेकिन यार सारे लोग कहां गायब हो गए। फिर लेकिन लास्ट का जो सबसे बढ़िया कारण माना गया है ना, वो है आर्यंस। ऐसा माना जाता है कि आर्यंस जो कि बेटा ये हमारे सेंट्रल एशिया से आए थे। हालांकि बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो उनके कैलकुलेशंस के हिसाब से आर्यंस जो थे वो आए थे आपके आर्कटिक वाले एरिया से। तो ऐसा माना जाता है कि आर्यंस जब भारत आए तो आर्यंस क्या थे बेटा, एक सुपीरियर रेस थी। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो द्रविडियंस थे, आदिवासी थे। तो ऐसा माना जाता है कि आर्यंस को लगा कि अगर यार ये रहे तो ये हमारी सभ्यता खराब करेंगे। तो माना जाता है कि आर्यंस ने एक एक इंसान को, इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंसान को मार दिया था। तो माना जाता है कि आर्यंस जो कि सेंट्रल एशियन स्टेपीज से आए थे, उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक एक इंसान को खत्म कर दिया। तो व्हेन आर्यंस केम टू इंडिया दे डिस्ट्रॉयड इंडस वैली सिविलाइजेशन। और यही वो आर्यंस थे जिन्होंने आगे चल करके वैदिक एज की शुरुआत करी। तो ये भैया हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टॉपिक था वो खत्म हो गया। मैंने हर एक मुमकिन चीज आपको बता दी जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। तो ये हमारा रेजिमेंट सीरीज है, इसके साथ जरूर जुड़िए। और एम्बाइब की एप्स अगर अभी तक डाउनलोड नहीं की है, खासतौर से एम्बाइब लेंस, भाई साहब इसका इस्तेमाल करिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन का चैप्टर खोलिए, इसको स्कैन करिए, आप देखिए 3D मॉडल्स देखिए नई नई चीजों का जो आपने आज तक नहीं देखे होंगे।
तो आप एम्बाइब की लेंस ऐप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो उसको भी जरूर डाउनलोड करिए। उसके साथ साथ एम्बाइब की ऐप, तो अगर आप लोगों ने एम्बाइब लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं की तो इसको भी जरूर करिएगा। एम्बाइब लर्निंग ऐप जो है वो आपके प्ले स्टोर और आईओ स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। ठीक है, तो प्ले स्टोर और आईओ स्टोर दोनों पर अवेलेबल है, तो इसको जो है आप जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि एम्बाइब पर मिलेंगी आपको हर एक चीज जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। चाहे वो किताबें हों, सारी की सारी किताबें एम्बाइब ऐप पर लाइव हैं। आप ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दे सकते हैं, अपनी अचीव जर्नी बना सकते हैं, लाखों क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी तैयारी को महातैयारी बनाइए। सर टेरिटोरियल आर्मी पीआईबी के पीवाईक्यूज की सीरीज शुरू करवा दो प्लीज। जगसीर सिंह साहब, कराने को तो मैं बहुत कुछ करा दूं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप लोग चीजों में इंटरेस्ट कितना लेते हैं। आज आपने क्लास पूरी अटेंड की, आपको कैसी लगी, समझ में आया या नहीं आया? इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक एक जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो सारी आपको मैंने पढ़ा दिया आज। इसके अलावा अब आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो आप एम्बाइब की ऐप जरूर डाउनलोड करें, और उसके साथ साथ आप जो हैं क्या कर सकते हैं कि अपने डाउट्स हमसे सीधे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। ठीक है, वीरेंद्र यादव साहब, हाय, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्लास खत्म हो गई वीरेंद्र जी। आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एम्बाइब अचीव डिफेंस के साथ जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, पूरी 2023 की 2024 की तैयारी हम आपको करा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। दिस इज योर होस्ट कासिफ अंसारी साइनिंग ऑफ, एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करा दीजिएगा, और मिलते हैं आज शाम को 8 बजे करंट अफेयर्स में। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू। Keep imbibing. We believe in you.